नमस्ते। हमेशा की तरह 3 विषय। नीतीश क्यों जा रहे हैं एनडीए में, सुन के चौंक गए। दूसरा, मणिपुर के कंगला फोर्ट में क्या हुआ। और तीसरा, राज्यपाल को राजधर्म कौन याद दिलाएगा। इन सब विषयों पर बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब आपको एक छोटी रकम हर महीने हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त वन टाइम भी हमारी आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी रहती है। तो सबसे पहली बात, नीतीश क्यों जा रहे हैं एनडीए में। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ उससे 1-2 घंटा पहले मैंने अपना लाइव किया था। सबकी राय एक ही थी कि भाई नीतीश के पास बीजेपी के साथ एनडीए में जाने का क्या कारण है, कोई कारण है नहीं और इसलिए वो नहीं जाएंगे। मैं भी इस ओपिनियन का था, इंक्लूडिंग देम। लेकिन अब करीब करीब 1-2 घंटे की जो कुछ डेवलपमेंट्स हैं, जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं, ये करीब करीब सर्टेन हो गया है कि नीतीश जी इंडिया अलायंस छोड़ के अब बीजेपी के साथ एनडीए में वापस जा रहे हैं। 3-4 प्रश्न हैं जो इसके साथ हैं, एक एक सिलसिलेवार आपके साथ। नीतीश जी के बारे में ये कहा जा रहा था कि भाई उनको संयोजक बनना था, वो बहुत कीन थे। लेकिन नीतीश जी उस समय जब उनको बनाया जा रहा था, कांग्रेस भी उसमें उस राय की थी अभी 10, 15, 20 दिन पहले। तो शायद उनकी ये सब उधेड़-बुन, ये नेगोशिएशन फाइनल स्टेजेस में थे, वो अब समझ में आ रहा है वो संयोजक इसलिए नहीं बने क्योंकि ममता बनर्जी, जैसा कहा गया कि ममता बनर्जी जी का उसमें वो था कि भाई उनका इनके बारे में एक ऑब्जेक्शन था। लेकिन अगर 28 में से 27 लोग बनाना चाहें और एक का नहीं रहता तो मेरे ख्याल में वो मान भी जाते। उस समय हम सब लोगों को ये लगा था कि नीतीश जी शायद इसलिए नहीं बन रहे हैं क्योंकि वो सर्वसम्मति से अपने को चाहते हैं कि वो सर्वसम्मति से इंडिया अलायंस के संयोजक बने। लेकिन अब अगर मतलब अभी भी अगर है, वो अब आज जाते हैं, कल सुबह जाते हैं, कल शाम को जाते हैं, कल दिन में जाते हैं, 2 दिन बाद जाते हैं, ये बात है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब मोर और लेस सर्टेन है जाना। अगर नीतीश जी जा रहे हैं तो अब बिल्कुल क्लियर है क्योंकि ये एनडीए का नेगोशिएशन चल रहा था, इसलिए वो संयोजक नहीं बने हैं। नंबर 1, ये सारी बातें शुरू कहाँ से हुई। बिहार की राजनीति मैं भी उतनी ही समझता हूँ। मैं बिहार की राजनीति को, बिहार के विधानसभा क्षेत्र को अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश से ज़्यादा जानता हूँ। उसके कई कारण हैं, कभी वो भी किस्सा बताएंगे। नीतीश जी इस समय 2 चीज़ें चाह रहे थे। वो एक ही साथ वो कई चीज़ें साधना चाह रहे थे। नीतीश जी जूनियर पार्टनर हैं इस महागठबंधन में। जूनियर पार्टनर जब मैं बोल रहा हूँ, आरजेडी की बहुत ज़्यादा सीटें हैं, मतलब आरजेडी की 75 से ऊपर सीटें हैं, नीतीश जी की 40 के पास सीटें हैं इस गठबंधन में। मुख्यमंत्री हैं, डील जो भी हुई हो। लेकिन ये भी तय है कि 2024 लोकसभा इलेक्शन के बाद नीतीश जी चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे क्योंकि वो अपने मुंह से कह चुके हैं, वो पहले भी कह चुके हैं कि इसके बाद अब वो तेजस्वी यादव जी को चीफ मिनिस्टरशिप देंगे। अब नीतीश जी जरा ये सोचिए कि जैसा उनको भी लग रहा होगा, अगर हमारे आपको सबको लगता है भाई ये कोई चुनाव तो लोकमत का खेल है, जनता डिसाइड करेगी कि चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा। अगर बीजेपी जीत जाती है तब भी नीतीश जी को अपने कहे मुताबिक तेजस्वी जी को कमान सौंपनी होगी, और अगर बीजेपी हार जाती है तब नीतीश जी के लिए ज़्यादा आसान होगा अपने को कहीं केंद्र में व्यवस्थित करना और तेजस्वी जी के लिए छोड़ना। अब उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में उनको ऐसा लगता होगा कि इस समय मामला इतना स्पष्ट नहीं है, इंडिया अलायंस की जो स्टेक्स हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। जो भी गुणा भाग करते होंगे उन्होंने अपने प्लस माइनस जोड़ के, तो वो फिर अपनी गद्दी को सुरक्षित करना चाह रहे हैं। चाह नहीं रहे थे, चाह रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने आरजेडी से ये कहा
और ये बात आज से नहीं, ये बात 1-1.5 महीने से चल रही है। उन्होंने लालू जी को ये प्रपोजल दिया कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ, चूंकि मोमेंटम अभी इंडिया अलायंस के साथ है, महागठबंधन के साथ है, तो हम लोग विधानसभा को भी भंग करें और हम चुनाव साथ में कराएं। तो जब विधानसभा भी भंग होगी, चुनाव भी साथ होंगे, तो भाई आज की तारीख में उनके 16 एमपी हैं, 17 सीट, मतलब आधी जितनी सीट पे वो लड़ेंगे उतनी ही सीट पे आरजेडी भी लड़ेगा। आरजेडी के 0 एमपी हैं, तो अगर आरजेडी 0 एमपी से 17 एमपी लड़ने की बात कर रहा है, तो उसी लॉजिक से विधानसभा में भी सीटों का बंटवारा होगा। अगर आरजेडी के ज़्यादा विधायक भी हैं, लेकिन फिर तो जब बंटवारा सीटों का होगा तो बराबर होगा। फिर तो आरजेडी ये नहीं कह सकता ना कि भाई मेरे इतने ज़्यादा हैं, आपके कम है, तो आप कम सीट पे लड़िए, मैं ज़्यादा सीट पे लड़ूं। फिर तो ये बात नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर यहाँ 0 एमपी से आप बराबर, और ये बात ठीक भी है, मतलब ये कोई इलॉजिकल बात नहीं है। तो अगर 0 सीट वाला आरजेडी 15-17 सीट पे लड़ रहे हैं और 16 सीट वाले जेडीयू 20-17 सीट पे लड़ रहे हैं, तो विधायक का अगर विधानसभा का इलेक्शन होता है तो दोनों को बराबर पे लड़ना चाहिए, तो कोई गलत बात नहीं है। अब अगर बराबर पे लड़ते हैं तो बात बराबर हो जाएगी। तब आरजेडी के उस प्रभाव से वो मुक्त हो जाएंगे। ये भी मान के चलना है कि उसके बाद वो जीत जाते हैं। जब जीत जाते हैं तो आरजेडी का जो आज की तारीख में ग्रिप है महागठबंधन पे, भाई आरजेडी ही सबसे बड़ा है। आरजेडी के, वो शब्द नहीं, लेकिन आरजेडी की इच्छा जब तक है तब तक ही है। चीफ मिनिस्टर हैं तो उस तरह की इच्छा पे निर्भर नहीं करेंगे, अपनी ताकत भी बढ़ा लेंगे। तो ये उनकी तरफ से तो स्ट्रैटेजी ठीक थी। अब ये जब लालू जी ने इसको नहीं माना, तो इसको ये ऐसा कहा जा रहा है कि ये प्रपोजल फिर बीजेपी में भी गया कि आप लोकसभा भंग, हम विधानसभा भंग हो जा कर हम विधानसभा भंग कर दे रहे हैं, लोकसभा के साथ इलेक्शन करा लीजिए, बराबर सीट होंगे। इस बार चिराग पासवान उनके पीछे वैसे लगेंगे नहीं, तो थोड़ी ताकत फिर से बढ़ जाएगी और फिर वो इस स्थिति में रहेंगे कि अपने टर्म से चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अभी तो एनडीए में जाते हैं तो बीजेपी के रहम करम पे, महागठबंधन में रहते हैं तो जब तक आरजेडी चाहे। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी इसको नहीं मानी, लेकिन बीजेपी ने उनको एक काउंटर प्रपोजल ये दिया है कि अगले साल के 1 साल अगले साल तक हम आप ही को चीफ मिनिस्टर रखेंगे, या जब तक नया इलेक्शन आता है तब तक हम आप ही को चीफ मिनिस्टर रखेंगे और उसके बाद देखा जाएगा। तो अपरेंटली जो सारा कुछ मामला तय हुआ है वो इस बात पे तय हुआ है कि मतलब नीतीश जी वापस एनडीए में जाएंगे, चीफ मिनिस्टर रहेंगे और उनको चीफ मिनिस्टरशिप से कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर कम्स देयर। अब बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि अगर आप वैसे देखिए तो इंडिया अलायंस का जो टोटल मामला है वो इससे ध्वस्त होता है। दूसरा, मतलब एनडीए 40 में 39 सीट नहीं तो 40 में, जैसा हो रहा था कि 40 में उसका खाता नहीं खुलेगा। आज मेरे साथ अनिल सिन्हा साहब थे, वो कह रहे थे अगर 2 सीट भी मिल जाए बीजेपी को तो मैं मतलब शर्त लगाने की और इस तरह की बात कर रहे थे। वो स्थिति तो नहीं रहेगी, तो बीजेपी की दृष्टि से भी ये ठीक है। अब इसके बाद जो लोग कह रहे हैं कि उनकी 3-4 डिमांड है कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर दीजिए, कुछ ये कर दीजिए, उसमें जो एक ही डिमांड है जहाँ पे शायद थोड़ा मामला अटका है कि बिहार को का स्पेशल पैकेज की जो बात है वो दे दीजिए, वो शायद मामला अटका है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें मोरलेस तय हैं। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुझे भी भाई ये इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ी वो है, लेकिन चलिए राजनीति इसी तरह से होती है और नीतीश जी अगर उधर जा रहे हैं तो वो भी राजनीति की एक नई परिभाषा ज़रूर गढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने देश की राजनीति को प्रभावित किया था। अब दूसरी बात, मणिपुर के कंगला फोर्ट में कल एक मैतेई ग्रुप के जो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन उनका है, जो उसको अरामबाई टेंगल बोलते हैं, ये जो ये रेडिकल हैं, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम मैतेई की, इन्होंने कल वहाँ एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में 37 एमएलए थे जिसमें 25 बीजेपी के थे, और इस मीटिंग में जो वहाँ से लोकसभा के एमपी हैं, जो
केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो भी थे, राज्यसभा के एमपी भी थे, सारे लोग थे। और बीरेंद्र सिंह साहब जो मुख्यमंत्री थे, कहा जाता है कि वो खुद तो नहीं थे लेकिन उनका सिग्नेचर, मतलब जो भी वहाँ पे रेजोल्यूशन पास हुआ उस पर उनकी पूरी तरह से हिमायती थे। और वहाँ पे जो डिमांड हुई हैं और जो ग्राउंड पे जो चीज़ें हुई हैं वो थोड़ा खतरनाक है। जो मणिपुर का सारा क्लैश है वो मितई और कुकीज़ के बीच का क्लैश है। ये जो मीटिंग हुई जिसको जिसको एंकर किया रामबाई तंगुल ने, उन्होंने सबसे सिग्नेचर लिया है और सबसे शपथ दिलवाई है, ओथ ली गई है। और क्या क्या डिमांड है उनमें कहा गया है कि पहली तो यह है कि जो कुकीज़ हैं उनको डीलिस्ट किया जाए एज शेड्यूल्ड ट्राइब, मतलब जो आदिवासी जनजाति का उनकी स्टेटस है कुकीज़ की, वो ख़त्म की जाए। ये पहली डिमांड नंबर 1 है इस मीटिंग में। दूसरी डिमांड ये है कि ये जो कुकीज़ हैं और जो रिफ्यूजीज आए हैं दूसरी स्टेट से या बांग्लादेश या बर्मा से, उन लोगों को डिपोर्ट किया जाए मिजोरम, उनको यहां नहीं रहने दिया जाए उन सब, क्योंकि कुकीज़ आए हैं, जो रिफ्यूजीज आए हैं वो कुकीज़ हैं, कुकीज़ की जनजाति के ही सब सेक्ट वाले, उनको तुरंत मिजोरम डिपोर्ट किया जाए। नंबर 2, बॉर्डर की फेंसिंग की जाए, जिस बॉर्डर की फेंसिंग के लिए मिजोरम भी मना करता है, कुकीज़ भी मना करते हैं, उनका कहना है कि हमारे भाई बंधु ही उधर हैं, उन्होंने उस बॉर्डर की फेंसिंग, कहते हैं कि बॉर्डर की फेंसिंग की जाए। असम राइफल्स जो है, जो ज़्यादा निष्पक्ष मानी जाती है, असम राइफल्स फौज द्वारा कंट्रोल होती है, ये चीज़ समझ लीजिए। आसाम राइफल्स का कंट्रोल सीओ जो होता है वो फौजी होता है, उसको वो कह रहे हैं कि नहीं, आसाम राइफल्स इज टू बी रिप्लेस्ड बाय पैरामिलिट्री फोर्सेस। अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं इसमें होम मिनिस्ट्री का पूरा छाप है, फेंसिंग हो होम मिनिस्ट्री, आसाम राइफल्स की जगह पैरामिलिट्री फोर्सेस हो। पैरामिलिट्री फोर्सेस का मतलब क्या हुआ, फोर्सेस जो होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में होती हैं, ये उनसे उनको ये दिया जाए यहाँ की कार्रवाई करने के लिए। और जो एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन का एक एग्रीमेंट था ना, एक एग्रीमेंट कुकी मूवमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच हुआ था, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, एक दूसरे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, वो खत्म किया जाए। मतलब अब आप मारना, काटना, पीटना, वो सब करना शुरू कर दीजिए। और ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मणिपुर में अगर ये होता, और मैथीज जिस तरह से लामबंद हैं, और उनको मैथीज को पहले भी जिस तरह का सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सपोर्ट था, ये मेरे ख्याल में एक आने वाली एक बड़ी जो समस्याएं वहाँ हो सकती हैं उसकी चेतावनी है। ये आसान नहीं है, और आप जितना लेट करती जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार मणिपुर की समस्या को सुलझाने में, वो और उलझती जा रही है और दिक्कतें वहाँ और पैदा होती जा रही हैं। अब तीसरी बात, राज्यपालों को राजधर्म कौन याद दिलाएगा। ये जो नॉन बीजेपी स्टेट हैं, वहाँ के जो राज्यपाल हैं, वो रोज आए दिन, कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जब कोई राज्यपाल साहब कोई ना कोई ऐसा काम करें जिससे राज्य सरकार को के लिए दिक्कत पैदा हो। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो विधायक जो विधानसभा से पारित हो चुके हैं जो बिल, उनको आप अपने पास बिना कारण रखे रहते हैं 6-6 महीना, साल भर। सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर रहा है, फिर आप कहाँ कर रहे हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी कोई चेंज नहीं आया है। आरिफ मोहम्मद खान साहब ने इसमें बहुत नाम कमाया, वो केरल में भेजे गए हैं, बीजेपी 2004 से बीजेपी ज्वाइन किए हैं, बीजेपी के पुराने सदस्य अब हो गए हैं। जितना शायद वो कांग्रेस में थे उससे ज़्यादा तो अब वो बीजेपी में शायद रह लिए हैं। उन्होंने पहले भी वो कुछ ना कुछ नया करते रहे। आज केरल विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा था। जो पुरानी परंपरा है कि राज्यपाल का अभिभाषण होता है, जो मूल रूप से सरकार का ही द्वारा एक भाषण होता है जो राज्यपाल पढ़ता है, उन्होंने, और ये एक पारंपरिक चीज़ है, रस्मो रिवाज है
इट इज़ अ पेपर बाय द मतलब ये राज्य सरकार द्वारा कि हम क्या क्या करेंगे, वो प्रायोरिटीज़ का एक पेपर होता है। 62 पेज का पूरा डॉक्यूमेंट था। आरिफ मोहम्मद खान साहब आए, सबका अभिवादन किए और घड़ी देख के 2 मिनट के अंदर उसका लास्ट पैरा पढ़ के चले गए। ये जो देखिए राज्यपाल, ये सब परंपराएं वाली चीज़ें हैं। राज्यपाल का कोई रोल डिफाइन नहीं किया, ये सब परंपराएं वाली चीज़ें हैं। अगर कोई इस तरह से परंपरा को तोड़ने में बिल्कुल ठीक से तय कर लिया है तो ओवरऑल नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान राज्य का हो रहा है, नुकसान जनता का हो रहा है, नुकसान हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि लगातार इस तरह की एक टेंशन में राज्य सरकार को रखना, हरदम एक उसको इस एटीट्यूड के साथ कैसे तंग करना। उन्होंने क्या क्या, मुख्यमंत्री के बारे में राज्यपाल ने क्या क्या नहीं कहा था, यूनिवर्सिटी में जाके क्या क्या नहीं उन्होंने किया था, किस तरह से उन्होंने पुलिस को भी धमकाया था, क्या क्या नहीं किया था, ये जग जाहिर है। तो मुझे लगता है कि समय है, अब खैर क्या बीजेपी, मतलब समय तो है कि इस पे एक बार बिल्कुल ठीक से चर्चा हो, राज्यपालों को रोल अपना डिफाइंड हो और राज्य सरकार को किस तरह से सुचारू रूप से चलाएं, ये उनका रोल होना चाहिए, ना कि उसमें कितने रोड़े अटकाएं, किस तरह से रोड ब्लॉक क्रिएट करें, ये उनका स्कोप होना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।